बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जहाँ हम दिफा, सलामती, खारजा अमूर, मईशत, मुल्क के सियासी निज़ाम पर गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पर एक इंतहाई अहम तरीन इशू है जो पाकिस्तान के आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी सस्ता और फौरी इंसाफ। सस्ते और फौरी इंसाफ की डिलीवरी में कौन सी रुकावटें हैं और इसके साथ जुड़ा हुआ यानी इंसाफ का निज़ाम, हमारे इंसाफ के निज़ाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंसाफ का निज़ाम, अदालती निज़ाम, और इस वक्त पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो क्यों गो स्लो है और एक एक मुकदमे में कई कई बरस लग जाते हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कई दहाइयाँ लग जाती हैं तो ये गलत ना होगा। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप हो, अक़वाम मुत्तहिदा का तरक्याती इदारा UNDP हो, यूनाइटेड नेशंस हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हों या लॉ कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, ये तमाम तर इदारे पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम की तरफ हमेशा इशारे कर चुके हैं, रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, इस्लाहात के नाम पे बहुत काम हुआ, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आई। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, ख़ास तौर पर जो लोअर जुडिशरी है, वहाँ पर जो अदालती निज़ाम को कैसे मौसर बनाया जाए, कैसे स्पीडी डिसीजंस हों और फौरी तौर पर फैसले दिए जाएँ, ताकि आम आदमी को जो सस्ते और फौरी इंसाफ का जो नारा है, जो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, वो पूरी हो सके। आज इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और लीगल एक्सपर्ट खुदायार मौला साहब। खुदायार मौला साहब, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर मंसूर खान साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और आइनी और कानूनी अमूर के माहिर भी हैं, इस फील्ड में इनका तवील तजर्बा है। अनवर मंसूर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कोयटा से हमें ज्वाइन किया है अमारुल्लाह कंडरानी साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। जी, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। खुदा यार मौला साहब, रिपोर्ट्स कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, जिस तरह मैंने कहा ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप्स की रिपोर्ट हैं, मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट हैं, जिसमें हमेशा कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में यानी फौरी, स्पीडी एंड टाइमली जस्टिस डिलीवरी आम आदमी के लिए होनी चाहिए और इसमें रुकावटें दूर होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? बुनियादी तौर पे अगर हम इस सिस्टम को देखें तो ये पुराना और फरसुदा ज़ाब की ये एक एक्सटेंशन है। इसमें अमली तौर पर वो जो इक़दामात लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, जिसकी वजह से आज जब आपने अपने शुरू के अल्फाज में ये बात बताई कि ये बहुत देर तक सिस्टम चला जाता है, कोई इंसाफ लेने जाता है तो कई कई सालों पर महीत हो जाता है। उसकी दो तीन बुनियादी वजूहात ये हैं, हम क्रिटिसिज्म नहीं करते, उसका हल भी साथ देते हैं। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जब बात करते हैं तो केस वहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, मातहत अदालतें जिसे हम जी कहते हैं। जी 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 मातहत अदालतें जिसे कहते हैं। अदालतों की दो ही इकसाम है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कोर्ट। मातहत अदालतों में ज़िली अदालतें आती हैं, तहसील की अदालतें आती हैं, उसमें आगे फिर कन्फिग्रेशन करें हम तो फौजदारी और दीवानी अदालतें आती हैं। तो किसी आदमी के ज़मीन पर अगर किसी का कोई क्लेम है, जहाँ तक इंसानों के बसने की बात है, क्लेम तो होते रहेंगे, लेकिन अगर कोई मसला पैदा हो गया है तो वो अदालत की तरफ जाते हुए 100 दफ़ा सोचता है। मतीन हैदर साहब, असल में ये बात है, वहाँ पे चले तो जाते हैं, वहाँ वकील साहब के पास जाते हैं, वो केस फाइल करते हैं। एक्सेस टू जस्टिस हमारा मसला नहीं है। जो बात जहाँ अहम मैं बयान करना चाहता हूँ, किसी बंदे जो रेमेडी सीकर है उसको वकील तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, वो कहेगा मैं पैसे भी नहीं लूँगा, अच्छे लोग भी मौजूद हैं जी, और वो वहाँ जाके, लेकिन असल बात है कि अगर जज के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि 4000 केसेस हैं सिविल जज के पास, और वो उस स्टे ऑर्डर के मैटर को, जो फौरी मैटर होता है, स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ पे मौजूद है वहाँ रोक दी जाए, तो उसके रोकने के लिए दूसरे का हक अगर गासिब होता है या हक के ऊपर कोई ज़रब पड़ती है तो उसको जल्दी सुना जाए। तो वो एक हफ्ते पे सुनने की बजाय महीना, दो महीने बाद सुना जाता है, वो मकसद फौत हो जाता है। वो स्टे ऑर्डर जो लेने गया था, वो जो तामीर करने गया था बंदा, अपना घर जिसने मकान लिया था, दूसरे ने क्लेम किया, दूसरा अगर गलत क्लेम कर रहा है तो वो फिर 3-1 साल तो माशाल्लाह लग जाते हैं। हम जितनी मर्जी बात कर लें कि हमने इस्लाहात की हैं, स्टे ऑर्डर की अदालतें अलहदा बनाई हैं, लेकिन यही होता चला आ रहा है। अनवर मंसूर साहब, आप तवील अरसे से शोबा इंसाफ के साथ, जुडिशरी के साथ बतौर अटॉर्नी जनरल मुख्तलिफ अदवार में आपने खिदमात अंजाम दी, लीगल सिस्टम पे आपकी गहरी नज़र है, किस तरह इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है? मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स भी आईं,
यूएन की रिपोर्ट्स आई, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट्स आई, यूएनडीपी से फंडिंग बेशुमार मुतअद्दिद मरतबा की गई कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में रिफॉर्म्स की जाएँ, इस्लाहात की जाएँ, लेकिन आज भी जो लोअर जुडिशरी या मातहत अदालतों का निज़ाम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन साहब, बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा अहम टॉपिक है जो आपने आज चुना है, और ज़ाहिर है कि ये आज का नहीं है इशू। जी ये काफ़ी अरसे से, आपको याद होगा 2010 में भी सिमिलर रिपोर्ट आई थी, तकरीबन कोई 80 सफ़े की रिपोर्ट थी, और उसके अंदर भी वही बातें कही गई हैं जो आज कही जा रही हैं। इसका मतलब है कोई नई कि चीज़ सिस्टम नहीं में है, कोई तब्दीली नहीं आई। जी बिल्कुल नहीं आई। मैं आपको थोड़ा सा इसके तरफ लेके चलता हूँ, जो कि शायद किसी वजह से डिले किस वजह से होता है और क्यों होता है, और क़वानीन में क्यों तब्दीली नहीं लाई जा सकती है। इसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ हमारी अपनी गलती है जो हम वकला हैं, जी कुछ कोई ओवर ओवर पावर्ड चीज़ें हैं, जैसे कि जिस तरह से कानून को जिस तरह से लिया जाता है, उसको मैनेज करना जो है वो नहीं किया जा रहा है। कोर्ट मैनेजमेंट जो है वो सिखाया नहीं जाता है लोअर जुडिशरी को। कोर्ट मैनेजमेंट एक बड़ा मेजर इशू है जो कि हमने जब से मुझे याद पड़ता है, जब मैं एडवोकेट जनरल था, अगर आपको शायद याद हो तो जी उन्होंने अपने शुरू किया था जुडिशल एकेडमी के अंदर ये कोर्ट मैनेजमेंट का, मगर उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। ये तो एक बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो कि आम लॉ के अंदर आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू मूव अहेड। एक एडमिशन एंड डिनायल का एक कॉन्सेप्ट होता था जी जो कि बिल्कुल किसी तौर पर नहीं हो रहा है, मगर ये तो खैर अपनी जगह पर है जो कि आज के कानून हैं। मगर इन कवानीन के अंदर अगर हम चेंजेस लाएं कि फाइलिंग जो है वो ऑनलाइन किया जाए, जी बजाय इतने कागज़ इस्तेमाल करने के, आप ज़ाया इलेक्ट्रॉनिक भी कर रहे सिस्टम हैं। किया और जाए। दूसरा जो आर्गुमेंट हैं वो ऑनलाइन हो सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर ही दिया है, तो इधर इधर भी करना कोई इतना बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। अमानुल्लाह कंडरानी साहब, अनवर मंसूर साहब ने कहा कि वकला का इंतहाई अहम किरदार है, इंतहाई अहम किरदार है। आप कैसे देखते हैं कि वकला इस मामले को कैसे यकीनी बना सकते हैं कि इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए अपना कितना मौसर किरदार वो अदा कर सकते हैं, ना कि वो स्टे के ऊपर चले जाएं, ना कि वो ज़मानत ले लें और 5-5 साल 10 साल 15 साल केस लटकता रहे। जज का किरदार अपनी जगह पे अहम है, लेकिन वकील का भी किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, तफसीलात आपको मोहतरम अनवर मंसूर खान साहब ने बता दी हैं हर पहलू से। जी मैं ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ बात करूँगा। माजरत चाहता हूँ अनवर मंसूर खान साहब से भी, आपसे भी, और जितने ऑडियंस हैं वो शायद इसकी तवक्को न रखते हो, मगर हमें बिलहैसियत कौम सोचना चाहिए कि पहले हम लोग, एक हमारे सीनियर वकील की बात है, शायद टीवी स्क्रीन पे अगर आप मुनासिब न भी हो तो मैं आपसे लिबर्टी ले रहा हूँ। आखिर हम जो ये निज़ाम है हमारा अदालती, वो किस सिस्टम की अक्कासी कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक निज़ाम है इस्लाम का। क्या ये इस्लाम के उस निज़ाम अदल के को का अक्स है? दूसरा हमारा निज़ाम था एक कबायली, उसमें जिरगा सिस्टम का। क्या जिरगा सिस्टम का अक्स है? तीसरा हमारे सिस्टम है कि आप दुनिया जहान के सामने जो हम इंग्लैंड का जो हम निज़ाम इंग्लिश सिस्टम जिसे बताए, कहते हैं, हाँ, एंग्लो सिस्टम जो है उसके तहत अब तीनों निज़ामों को आप सामने रखें और हमारा ये जो एक चरबा है उसको सामने रखें। हमने किसी एक को भी फॉलो नहीं किया है। मैं तीनों की मिसालें देता हूँ आपको, अगर आप देखना चाहें, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। यकीन करें, ये जो आप जिसको बुरा कहते हैं ना, मलिक, सरदार, मीर, मोतबर, अब भी बुरे होंगे, कई चीजें होंगी, मगर उनका जो सिस्टम है उसमें एक दरख्त के साए में बैठते हैं, वो अपने घर से चाय लाता है, कावा चाय, और पानी पिलाता है। उसके बाद सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, वो एक केस के अंदर 10 मिनट भी नहीं लगाते। क्यों? वहाँ के लोग आने से अपनी बात अब सच्चाई से करते हैं,
दो बंदे बैठ कर उसका फैसला करते, बाद में शीरो शकर होते, ना उनको कत्ल होते, ना उनके जायदाद कोई जब्त करता है, ना कोई कब्जा करता है। वो आराम से एक आम आदमी फैसला करके निकल जाता है। ना उसने LLB किया होता है, ना उसने PhD की होती है, ना वो बैरिस्टर होता है। वो दरख्त के साए में मुफ्त में सबको इंसान मिल जाता है। एक बात। दूसरी बात, वो आप देख ले खिलाफत का कि जनाब मस्जिद में मस्जिद नबवी है, तमाम फैसले उधर हो रहे हैं। अगर जंग है तब भी वहाँ पर सारी चीजें जंग की जो हिकमत मिली वो भी तय की जा रही है, फैसले भी किए जा रहे हैं, और इल्म के लिए भी सारे दरवाजे उधर से खुलते थे। सब कुछ एक जगह पे होता था। हम अंग्रेज की बात ये जो आप कर रहे थे टाइम फ्रेम की, या इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो है, हम उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। मगर जब पैसे आते हैं, UNDP का बात कर रहे, हमने किस बात पर तवज्जो दी? हमारी तरजीहात के, हमने बिल्डिंगें बनाई। मैंने देखा है बलूचिस्तान के हद तक मैं बताता हूँ, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई। हमारी तरजीहात क्या है? जजों की तनख्वाहें बढ़ा दो। हमारी तरजीहात क्या है? लग्जरी गाड़ियां आ गई, लग्जरी गाड़ियां आ गई। हाँ, लग्जरी गाड़ियां आ गई। जब हमारी तरजीहात है, हमारे तरजीह में इंसाफ नहीं है, फिर जो इंसाफ को सपोर्ट करने वाले हैं, पुलिस हो, अदालतें का निजाम हो, अहलकार हो, वो सब के अंदर करप्शन है। न पुलिस सही तफ्तीश करती है जो अदालत तक पहुंचे, सही गवाही कोई लेके आ जाए। ना हमारे अहलकार है अपने करप्शन को छोड़ते, हर पेशी पर अपन के धंधा लगा होता है, पैसे लेकर तनख्वाह अपना तारीखें देते। वकला साहबान का भी धंधा लगा हुआ माजरत के साथ, वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। अभी तक हमने सिस्टम ही नहीं बनाया ना। यही जो हमारे वकील है, अगर लंदन में प्रैक्टिस करने जाएंगे, मुझे भी थोड़ा बहुत देखने का मौका मिला है, पेरिस में भी, लंदन में भी, वहाँ तो सिस्टम नहीं, एक बना सिस्टम है, एक बिल्कुल एक फ्रेम बना हुआ है, आपने उसके तहत चलना है। सिस्टम में आप चल रहे हैं, बिल्कुल। वकील वहाँ जाकर चलते हैं, जिस तरह हम लोग बाहर मुल्कों में जाकर क्यों में लगते, यहाँ पर हम हड़बूंग करते। एग्जैक्टली यही हमारा रिफ्लेक्शन। जी बिल्कुल। कनरानी साहब यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है। जस्टिस कार्नेलियस जो है फिलिटीज के एक होटल में कमरे में रह सकता है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। तो आज हम तस्वर कर सकते हैं, एक हमारा सिविल जज जो है किसी होटल कमरे में रहे, वो एक आलीशान बंगले में रहता है, आलीशान उसको सहूलतें मिलती है। जब चीफ जस्टिस कहता है मेरे लिए मेरा बंगला बोझ है, ये रियासत के ऊपर बोझ है। आज हमारे जज कहते हैं, मुझे याद है एक हाई कोर्ट के जज साहब फरमा रहे थे, हमारी तनख्वाह 4000 रुपए होती थी, और हम लोग बगैर नाम लूंगा जस्टिस वीर हजार खान खोसा साहब। आज अगर आप 4000 रुपए किसी को देंगे, वो बनेगा मैं क्लर्क बनूंगा, जज नहीं बनूंगा। आज जज बनते ही पैसे के लिए। सिफारिश क्यों है? गलत नाम क्यों रिकमेंड होते हैं जुडिशल कमीशन से? इसलिए लस्ट है। जब तक हम सिस्टम को खुदा तरसी पर कायम नहीं करेंगे और इसके अंदर से पैसे को निकाल दें, इस वक्त भी मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे पता है, हर हैसियत में मुझे पता है कि इस वक्त जुडिशरी की तनख्वाहें जो है फौज से भी ज्यादा है, जुडिशरी की तनख्वाहें पार्लियामेंटेरियन से भी ज्यादा है, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो यही है कि किसी कैदी को आप पेश नहीं कर सकते, किसी के जमानत का और किसी के सिविल मामले का फैसला नहीं जी बिल्कुल फैसला नहीं कर सकते। कनरानी साहब यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है। नाजरीन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स, जस्टिस रिफॉर्म्स, एक्सेस टू जस्टिस। खुदा यार मौला साहब बड़े अहम नुकात की तरफ अमानुल्लाह कनरानी साहब ने इशारा किया है। एक जो बदनवानी और पैसे का जो इस्तेमाल है मातहत जुडिशल सिस्टम के अंदर, और ख़ास तौर पे जो पुलिस का एक रोल है वो भी इंतहाई आम है, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये महज सिर्फ वकील का, जुडिशरी का मामला नहीं है, इसके साथ प्रोसिक्यूशन भी जुड़ी हुई है, इसके साथ बाकी भी सिस्टम्स जुड़े हुए हैं। तो लग रहा है कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। जी, मामला गंभीर दिखाई दे रहा है। अगर मामले का हल करना चाहे बंदा तो गंभीर मामलात को ही हल किया जाता है। प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, बदनवानी की बात करते हैं। अच्छे लोग पुलिस में भी मौजूद हैं, अदलिया में भी मौजूद हैं, वकला में भी मौजूद हैं। हमें सिर्फ एड्रेस करने की ज़रूरत है कि उनको एहसास ऑनरशिप दी जाए। हाँ।
तो जो करप्शन की बात है, तो एक सिस्टम जो है डिस्क्रिशन का सिस्टम जब होता है, शुरू में जो मैंने बात की थी, कोई भी सिविल साइड पे जब हम किसी राइट की डिटर्मिनेशन के लिए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं दीवानी दावा, जहाँ पे एक बंदे का राइट और दूसरे की ड्यूटी डिटर्मिन होती है, बड़ी सीधी सी बात है, तो उसको हम कहते हैं दीवानी दावा, सिविल सूट। सिविल सूट में हम देखें तो रेमेडी के लिए ज़ाहिर एक तरीकाकार होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, उसके हवाले से हम देखें तो 5 किस्म की हमें दाद रसी जिसको कहते हैं या रिलीफ मिलते हैं जो जज के पास होते हैं। ये मैं जो आपके सारे सवालों का जवाब इसमें आ जाएगा कि जो स्वाबदीद दी गई है सबऑर्डिनेट कोर्ट में उस सिविल जज साहब को कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत 5 दाद रस्सियां दे सकता है, 5 दाद रस्सियां दे सकता है, और वो उसकी स्वाबदीद है। पहली दाद रस्सी उसमें ये है कि डिक्लेरेशन वो आपको दे सकता है, आप कहते हैं कि ये मेरा राइट है, इसको डिक्लेयर किया जाए। दूसरा आप कह सकते हैं कि ये कैंसिल की जाए, ये किसी फ्रॉड से कोई चीज़ ली गई है। तीसरा आप कह सकते हैं रेटिफिकेशन की जाए। इसी तरह आप इंजेक्शन ले सकते हैं। तो वो ये सारे के सारे राइट, व्हाट माय पॉइंट इज कि वो है डिस्क्रिशन पे। बातें तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन कानून साजी जो हुई है उसके अंदर लकूला निकालने के लिए सिर्फ कानून साज ही, लेजिस्लेचर ही आगे जा सकता है, वही इस बात को एड्रेस कर सकता है। वो जो स्वाबदीद है उस सिविल जज को दी गई है, उसका फिर आगे इस्तेमाल डेलीगेटेड पावर्स होती हैं जी। वो जो रीडर होता है, नाजर होता है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप इस मसले को काज को हल नहीं करेंगे। और वो हल होगा लेजिस्लेशन के तहत, वो हल होगा सीपीसी में अमेंडमेंट के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड और में, वो हुकूमतों ने करना है जी, वो हुकूमतों ने करना है जी। अनवर मंसूर साहब, हुकूमतों का भी बहुत बड़ा रोल है, आप अटॉर्नी जनरल रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, कितनी मैटर करती है पॉलिटिकल विल ऑफ एनी गवर्नमेंट टूवर्ड्स द जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म्स? देखिए, बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी जो कि बड़े झगड़े में पड़ गई हैं। जब हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का रोल होता है, बिल्कुल गवर्नमेंट का रोल के बगैर तो ये मुल्क गवर्नेंस हो ही नहीं सकती है। जी बिल्कुल। और लॉ जो है वो लेजिस्लेटिव इशू है, लेजिस्लेचर का भी काम है उसके अंदर। जी बिल्कुल। तो ये महज गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि अच्छा, मगर जो झगड़ा है वो क्या है? लेजिस्लेशन इन सिविल प्रोसीजर कोड, लेजिस्लेशन इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यूजुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का होता है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हमने पहले भी सजेस्ट की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब 18th अमेंडमेंट आया जी, उस वक्त भी हमने ये सजेस्ट किया कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में मौजूद हैं, उनको रिमूव ना किया जाए, बट पॉलिटिकल विल जो है वो था नहीं इसमें। और चूंकि पॉलिटिकल विल नहीं था तो इसलिए लेजिस्लेचर ने उसको 18th अमेंडमेंट को इतना वास्ट और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के ऊपर इतना वास्ट चले गए कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि इसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पंजाब में अगर फर्ज करें सीआरपीसी अमेंड कर दी जाए जी, तो वो सीआरपीसी जो है वो सिंध में नहीं एप्लीकेबल होगी। सिंध में कर दी जाए तो वो बलूचिस्तान में अमेंड नहीं हो सकती है, और फिर केपीके में नहीं होगी। हाँ, और केपीके में मुख्तलिफ हो जाएगी। अब इनकी कोऑर्डिनेशन, अब एक क्राइम जो है, किसी ने कहा था बड़ा अच्छा कि क्राइम डजंट एंड, इट शिफ्ट्स। जब आपने यहाँ पर जोर लगा दिया, फर्ज करें पंजाब में जोर लगा के क्राइम को बंद कर दिया, वो शिफ्ट करके सिंध में आ गया। अब सिंध के कानून में फर्ज करें कि वो जो शख्स है वो उसके खिलाफ वो आता ही नहीं है, वो जुर्म ही नहीं है वो, तो फिर क्या होगा? अब ये मुख्तलिफ चीज़ें। दूसरा, प्रोसिक्यूशन लॉज बहुत डिफेक्टिव है जी, प्रोसिक्यूशन लॉज जो है उसके अंदर इन्होंने अभी शुरू में हमने जब मैं था एडवोकेट जनरल, पहला यहीं पर बना था सिंध में, और हमने उसमें यह लिखा था कि प्रोसिक्यूशन जो है, जिस वक्त एफआईआर फाइल होती है तो एफआईआर प्रोसिक्यूशन के पास इमीडिएटली जानी चाहिए, ताकि प्रोसिक्यूशन जो है उसको पता हो कि क्या सही है क्या गलत हो रहा है। देखिए, चेक एंड बैलेंस अगर नहीं करेंगे तो ये जो हम कहते हैं ना कि पुलिस प्रोसिक्यूशन जो है वो सही नहीं हो रही है, तो क्यों?
इसलिए कि वो पुलिस वाला जो है वो लॉ का स्टूडेंट नहीं है। दुरुस्त। उसको ये नहीं पता है कि एविडेंस को किस तरह से पेश करना है। अगर कोई जेन्युइन भी केस होता है वो भी खराब हो जाता है। 2 जुमले गलत लिख दिए उसने। गलत इन द सेंस कि उसने अपनी तरफ से बिल्कुल सही फैक्ट लिखा है, मगर उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि जो जिसके माने 2 निकल सकते हैं। और ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि बड़ी क्रूशल है। और इसीलिए आपके 9-10% वो रेट है उसका कन्विक्शन का। कन्विक्शन। कन्विक्शन का। और 9C में तो कभी जमानत कंफर्म वो हो ही जाती है, कभी पुलिस वाले की तफ्तीश आज तक मैंने नहीं देखी कि वो जो मनशियात वाला है कि वो उसके ऊपर कोई कन्विक्शन हुई हो। जब तक कि आप पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को, जो जो सॉरी जो इन्वेस्टिगेटर है और प्रोसिक्यूशन को आप किसी न किसी तौर पर कंबाइन नहीं करेंगे, ये क्रिमिनल लॉज के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिविल लॉज के अंदर आपको बहुत सख्ती के साथ लॉज को इम्प्लीमेंट कराना होगा। मैं आपको इधर भी एग्जांपल देता हूं। क्या होता है कि आपने इश्यूज फ्रेम होने के बाद साल भर के लिए या 5 साल के लिए वो एक साइड में चला गया। कोर्ट कहता है कि आप डॉक्यूमेंट फाइल कर दें। डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होते आखिर वक्त तक, और आखिर में एक दरखास्त आती है हमें टाइम एक्सटेंड कर दें डॉक्यूमेंट फाइल करने का, और कोर्ट कहती है ठीक है कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट ही फाइल करना है। अब उस 5 साल के अंदर उसने डॉक्यूमेंट नए बना लिए, उसको दूसरे का केस पता चल गया है, उसने जो कुछ करना है वो कर लिया है, उसने एविडेंस को मैनिपुलेट कर लिया है, डॉक्यूमेंट टाइम पे फाइल कर पाता न वो वेरीफाई कर पाता, और इस तरह से टाइम देने से ये होता है। अब जब तक कि आप फॉलो नहीं करेंगे सिस्टम को, कानून को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, तो वो चीज़ है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की लोअर जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, मुझे तो बड़ा शर्म आती है ये कहते हुए कि सबियुद्दीन साहब के उसके अंदर एक दफ़ा वो इम्तहान हुए थे और आउट ऑफ 3000 ओनली 20 पास्ड। 3000 में जो से है 20 कैंडिडेट्स। तो जी 3000 में 20 कैंडिडेट पास हुए थे। दिस वाज द लेवल। आज अगर आप उठा के देखिए, वो 3000 जो देते हैं उसमें शायद 3200 पास हो जाते हैं। जी तो बिल्कुल, ये तो हालत है। बिल्कुल। इस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जुडिशल और जस्टिस रिफॉर्म्स की, इंसाफ के निज़ाम तक रसाई की। आम आदमी को इंसाफ किस तरह तेज़ी के साथ, जिसे कहते हैं सस्ता और फौरी इंसाफ कैसे फ़राहम किया जाए। अमानुल्लाह कनरानी साहब, बड़े आम नुकात की तरफ अनवर मंसूर साहब ने भी इशारा किया है। अगर हम देखें तो निज़ाम सुस्त रवि का शिकार चलता आ रहा है। वकला के रोल पर आप रोशनी डाल चुके हैं और जजेस के रोल के ऊपर आप रोशनी डाल चुके हैं। आप आगे वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं कि कैसे बेहतरी हो सकती है, आम आदमी को सस्ता और फौरी इंसाफ कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? मैं फिर एक मिसाल से आपको ये बात वाज़ेह करता हूँ। कहते हैं आधा तीसर आधा पटेर जी, ये रवैया हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ, हम अपने अंदर इसका जो है कोई ना अमेंडमेंट के काबिल है, न इसको बेहतर बनाने के काबिल है। एज इट इज हमें फॉलो करना चाहिए। जिस तरह 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कोई अगर क्रेडिट लेता है कि ये फिलान साहब ने बनाया, इसको मैं नहीं मानता हूँ, तो एग्जैक्टली किसी मुल्क को उन्होंने फॉलो किया था और फुल स्टॉप कामा तब्दील करके, अपने हालात वाकया तब्दील करके एक बेहतरीन किस्म का डॉक्यूमेंट। मैं इनकी बात के साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। हाँ, इस तरह जो है हमें उसी तरह अच्छा डॉक्यूमेंट बन गया। जी। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मगर ये जरूरी नहीं कि हर चीज हमने खुद बनाई हो। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है मगर बना हुआ कहीं और था, हमने उसको कट पेस्ट करके बेहतरीन किस्म डॉक्यूमेंट। आज भी हम ये करें, या हम जिरगा सिस्टम को फॉलो करें जो
बेहतरीन है मेरे नजदीक, बेहतर करके सूबा पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में आपका जिरगा सिस्टम आज भी बेहतर निजाम है, उस तरह का नहीं जो पुराना है, उसको बेहतर बनाए, जुडिशरी खुद बनाए उसको। ये जो आप कहते हैं एडीआर क्या है, जिससे अंग्रेजी में फर्क है ना, बाकी तो एडीआर तो वही है कि आप जो है अपने डिस्प्यूट को खुद रिजॉल्व करें, आप उसको बेहतर बनाए, नंबर 1। दूसरा इस्लाम का, आप उस खिलाफत के निजाम को बेहतर बनाएं। जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं, वो सिर्फ हवा में क्यों कहते हैं, उस रियासत मदीना के उस फलसफे को बाकायदा जिंदा करें, हिम्मत करें। बच्चे धरने वालों से मजाकियात के बजाय, इस्लाम का मजाक उड़ाने के बजाय, इस्लाम को अगर नाफिज करना है पूरी तरह नाफिज करें। सबसे बड़ा इस्लाम का निजाम जो है वो इंसाफ पर मबनी है। उसका अगर इंसाफ का निजाम ठीक हो जाए, माशियत भी ठीक हो जाएगा, इंतजामिया भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं होगा बादशाह के लिए, बड़े के लिए और इंसाफ है, गरीब के लिए और है। या तो वो लाए, खिलाफत लाए, मदीना रियासत का पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें, या फिर जो हमारा सिस्टम है अंग्रेज का, एग्जैक्टली जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा है वही आज हम यहाँ करें। जब आप ये कोरोना के तमाम SOPs बाहर से फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह अदालती निजाम को भी फॉलो करें ना। जो निजाम इस वक्त लंदन में जारी है, UK में, क्योंकि हमारा निजाम सारा वही है। जी बिल्कुल, क्या इस निजाम से, बिल्कुल अमानुल्लाह कनरानी साहब, क्या इस निजाम से मामलात हल हो सकते हैं? खुदायार मौला साहब। जी, अमानुल्लाह कनरानी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि लंदन में, वलायत में जो कुछ हो रहा है कि वो वहाँ पे अगर कोई प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, तो वहाँ पे सोशल सर्विस के लिए वो ज्यूरी बिठाते हैं जी। वो सरपंच सिस्टम इंडिया में चल रहा है, हमारे यहाँ भी पंचायत सिस्टम जो इन्होंने निशानदेही की, जुडिशरी खुद करे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो रिकमेंडेशंस दे, जो चीफ जस्टिस साहब उसके हेड होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो रिकमेंडेशंस दे, और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा जब सेंस ऑफ ऑनरशिप होगी। सीधी सी बात है, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, हमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और हमें ऑनरशिप लेने की ज़रूरत है। खा वो कोई वकील है, खा वो कोई जज है, खा वो कोई लिटिगेशन है, इसके लिए गवर्नेंस, पॉलिटिकल विल चाहिए, जिसकी तरफ अनवर साहब इशारा कर चुके हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि हम इंटरनेशनल इश्यूज को भी एड्रेस कर सकेंगे। हम जो ग्रे लिस्ट में है, उसी सूरत में मुमकिन फियर से कभी चीज़ें ठीक हुई, सिस्टम को ठीक करने के लिए तहकीक के साथ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कायम करना पड़ता है, और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। हमारे अपने अदारों को मजबूत करना होगा, और उसके लिए हमें पॉलिटिकल विल को आगे लाना होगा। जी अनवर मंसूर साहब, ये इनिशिएटिव आखिर किसी ने तो लेना है, गवर्नमेंट ने, जुडिशरी ने, लॉ कमीशन ने। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं जी। अमानुल्लाह कनरानी साहब ने बहुत अच्छी बात की है, और मैं 101% उनसे एग्री करता हूं कि सिस्टम्स हमारे होने चाहिए, और हमारे सिस्टम्स को, हमारे जो रवायती सिस्टम्स हैं, जो हम समझ सकते हैं सिस्टम को, जिसको आपको अभी हैरत होगी, अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई थी, और उस रिसर्च के अंदर ये हुआ था कि ये जो वहाँ पर एक बैठता है, पूरा एक पब्लिक में से लेकर लोगों को बिठा देते हैं, जिसको ज्यूरी कहते हैं जी। आपको पता है कि ये मुस्लिम इस्लामिक सिस्टम है। इस्लामिक सिस्टम को इन्होंने, ब्रिटिश ने और अमेरिकन ने टेक किया है, और इसके ऊपर पूरी रिसर्च आई है कि कब से शुरू हुआ था, और बाकायदा ये कहा गया है, अभी अगर आपने देखा हो इसके ऊपर, कि ये सिस्टम जो है, हमने वो सिस्टम खत्म कर दिया, जो है उस सिस्टम से पीछे हट गए। ज्यूरी सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत आइडियल सिस्टम है। न सिर्फ ये, बल्कि हम समझते हैं कि अगर ज्यूरी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अच्छा हो जाए, तो शायद बहुत जल्दी फैसले भी हों और मामलात भी ठीक हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर फर्ज करें ज्यूरी सिस्टम किसी वजह से नहीं, जो आजकल कहा जा रहा है कि साहब कि पब्लिक में से किसको हम लेंगे, हर आदमी तो अप्रोचेबल है, चलें आप 2 मिनट के लिए उसको आप एक साइड पर रख दें, मगर क्या हमारे सिस्टम्स जो KPK में और बलूचिस्तान में थे, वो कामयाब नहीं थे? ये हम सवाल करते हैं। और हमने क्या किया, उसके नाम के साथ हमने ADR को इंट्रोड्यूस कर दिया CPC के अंदर अमेंड करके, कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आप मीडिएशन करके आएंगे पहले जी। मीडिएशन क्या होती है कि आप आपस में बैठकर
आप मामलात किसी तीसरे आदमी के सामने रखते हैं जिसमें कि वो जाकर उन चीज़ों को सालिसी इकट्ठा कर। सालिसी जिसे कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जी, भी दूसरी तो पार्टी वो की मर्जी से मीडिएशन का मशरूत कानून होती है। में डाल दिया है। जी तो ये बेसिकली वही चीज़ है जो कि हम अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं। जी, अमानुल्लाह कनरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस बेंच और बार आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं? हमें किसी बैरूनी किसी थ्रेट की, किसी ख़तरे से तो अक्सर हम घबरा जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो बेंच को ख़तरा है वो बार से है। वकला जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, थ्रेट्स करते हैं लोअर जुडिशरी में, बहुत सारी शिकायत आ रही हैं। तो ये जो बार का किरदार है, ये कितना कितना बेहतर हो सकता है? केस प्रोसीडिंग्स मुलतवी करा दी जाती हैं। अक्सर आए रोज़ पाकिस्तान की मातहत अदालतों में देखते हैं कि जो वकला हैं वो जजेस के ऊपर कुर्सियां गिरा रहे होते हैं, अपनी मनमानी के फैसले चाहते हैं। ऐसे तो निज़ाम में बेहतरी नहीं आ सकती। जी सर फिर मैं मिसाल दूंगा, कहते हैं कि अंडा पहले या मुर्गी। जी अब ये आप सोचना पड़ेगा कि पहले अंडा कौन सा पहले या था? मुर्गी? मुर्गी। हाँ अब आप ये फैसला करना मुश्किल है कि बेंच के अंदर खराबी है या बार के अंदर खराबी है, जी क्योंकि बार से बेंच बनता है और जहाँ अच्छा बार होगा वहाँ खूबसूरत अच्छा बात है, बेंच होगा। खूबसूरत तो बात। जब तक बार अच्छा ना हो, तो बार को अच्छा बनाने वाला अगर कहीं बार अच्छा नहीं है तो जुडिशरी को अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो अपने सिस्टम को, अपने विजडम को, अपनी एक्विपमेंट को, अपने नॉलेज को इतना बढ़ाए तो दूसरों के लिए सबक हो जाए। आप पहले जुडिशियल सिस्टम बनाए, खुदा खौफी वाला जस्टिस कार्निलियस ले आए, फिर देखे बार कैसे बनता जी है। कैसे बनती है? खुदा जब यार आप- मौला जब साहब आप- चंद सेकंड जब हैं। जी आप ऐसे जी लोग लाएंगे जी जुडिशरी जी में, सिंपल सी बात है जिनके कि आप credibility वकला मुआशरे के वकला अंदर, को मैं उसके करारी अंदर साहब नफरत मुझे होती इजाजत हो, दें, करारी साहब तो मुझे ये इजाजत जुडिशियल दें, सिस्टम ही गलत है। ये मैं करारी जुडिशियल साहब मुझे कमीशन को भी इजाजत नहीं दें। मानता मैं हूँ। एक बात अर्ज ये करना चाह रहा सारा हूँ। निजाम ही गलत जी है। कनरानी साहब, वक्त कम है। जजेस- जी मैं ये अर्ज जी, करना जज- चाह रहा हूँ कि वकला को आप कौमी धारे में लेके आएँ। हम सब उनको बुरा जो कह रहे हैं, उनमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, एक्सेस ऑफ जस्टिस के लिए वो हर वक्त दस्तयाब होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का अलमिया है मतीन हैदर साहब, मैं दस्तक के जरिए दस्तक दे रहा हूँ कि वो वकला को पसंद नहीं करती। और वकला भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, वो इसी सोसाइटी से गए हैं। उनको ऑन करें, उनको इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए उससे तजावीज़ लें इन द रियल सेंस। जी तो ये हुकूमत वक्त का काम है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें। हमारे डॉक्टर फरोग नसीब साहब बैठे हुए हैं, वो इस्लामाबाद कोर्स में आते भी हैं, तो वो कोई पॉलिसी ऐसी बनाएं कि इनके साथ कोऑर्डिनेशन हो। जी नाजरीन, बिल्कुल अवाम को फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी यकीनी तौर पे ये किसी भी जो हुकूमत वक्त है उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसमें बार का, बेंच का और उसके साथ साथ दीगर तमाम अदारों का रोल इंतहाई अहम है। और अगर हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना में इंसाफ की फौरी फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे खुदायार मौला साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह कनरानी साहब। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।